कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है और लॉ कमीशन को भी हिदायत दी है, रिक्वेस्ट करा है, सजेशन उनको रिपोर्ट भेजी है कि आप क्रूएल्टी के सेक्शन को जो अब नया बीएनएस बनाया था उसमें से हटा दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो पुराने आईपीसी में था हूबहू वही बीएनएस में अब फिर है। एकदम 17-18 साल से बस कुछ दिन पहले के हैं, वहाँ पे अगर आप रेप के चार्जेस 164 में या सब्सिक्वेंट अपने इम्प्रूवमेंट स्टेटमेंट्स में आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आप इस लेजिस्लेशन का, इस जो स्टैट्यूट का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि साहब रेप और पॉक्सो के केसेस के पीछे की एक बार स्टोरी जरूर जान ले कि पता चला ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा था या पड़ोसी का विवाद है या लेन देन का विवाद है, आपने उठाया पॉक्सो बनाया और लगा दिया। आप कल्पना करें उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा। मोहम्मद अली वाली जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले क्या होता था कि टेक द एलिगेशंस एज दे आर, इफ इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस तो आप एफआईआर को फॉर्ज कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि रीड बिटवीन द लाइंस, कि मंशा देखिए कि लिखना क्या, लिखा हुआ क्या है। क्योंकि क्या है कि लॉयर्स कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो कोई भी लीगल लूपहोल नहीं छोड़ेंगे उसके, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है रीड बिटवीन द लाइंस। तो आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि ग्रेव सस्पेशन हो तभी आप चार्ज फ्रेम करके उसे ट्रायल पे भेजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अदालतों में जा रहे हैं तो वो कोई ऐसा एफर्ट ही नहीं हो रहा है, पीपी ऐसा कोई ग्रेव मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। एनडीपीएस में, यूएपीए में आप ट्रायल ही उतने टाइम में कंप्लीट करते हैं जितनी मैक्सिमम सजा होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन का भी ये है होता है कि वो केस जीते या ना जीते, लेकिन वो जहाँ पे उन्होंने सोच लिया कि अक्यूज्ड है उसको वो उतनी सजा दिलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप कानून का गलत इस्तेमाल करके, जिस तरह से इस केस में है कि आप झूठे एलिगेशन लगा करके अगर और पॉक्सो की धाराओं में आप विरोधी को फंसाना चाहते हैं, तो ये अब्यूज है। प्रोसेस ऑफ लॉ है कि एक आरोपी को दंड दिया जाए, ये लॉ है। लेकिन एक इनोसेंट को आप झूठे फंसा करके कर रहे हैं तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई आपके दर्शक ये पूछते हैं कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो क्या हमें डिस्चार्ज में ही ट्रायल कोर्ट में करना चाहिए, क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट पे आना चाहिए? तो मैं उन सबके लिए कहना चाहूँगा कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है तो उन्हें क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट सीधे हाई कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो एक वाइडर रेंज है जहाँ पे उन्हें संभवतः ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फैसला एक तरह से बहुत सुखद अनुभव देगा, लेकिन दूसरी तरफ समाज की, देश की वो सच्चाई बताने जा रहा है जो आपको झंझोर देने वाला होगा, आपको सोचने में विवश करने वाला होगा कि भारत में मुकदमा जीतने के लिए किस हद तक आदमी गिर सकता है। पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल इशू होता है और पत्नियां या पति किसी हद तक जाकर उसको जीतना चाहते हैं। और ये जजमेंट आज बता रहा है कि किस तरह कानून का बेजा इस्तेमाल करके, कानून के जो पूरा प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करके, केवल मोटो क्या है, मोटो ये है कि साहब बड़ा पैसा खींचना है, मुकदमे को अपनी तरफ कर लेना। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी इस कहानी को आपको बताना चाहता हूं जो इसी मुकदमे से जुड़ी हुई है। क्या आदमी औरत हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच झगड़ा परस्पर शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है और उसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर 10 मुकदमे डालते हैं। और 8वां मुकदमा, जो मुकदमा नंबर 8 है इसमें, वो 14 साल की नाबालिग एक बच्ची से, यानी कि वाइफ, उस बच्ची का प्रयोग करके हस्बैंड और उसके फूफा, बच्ची के फूफा यानी कि उनके बहनोई के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा बनवाती है, रेप का मुकदमा बनवाती है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई स्टेटमेंट से आपस में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट गए हस्बैंड और फूफा उनके, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कोई राहत नहीं दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल क्वैश किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ तौर पर ये इस लेवल का ट्रेंड है जो इस समाज को बिखेर के रख देगा, इस पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। जहां बच्चियों का यूज किया जा रहा है, मतलब चूंकि आपको अपने पति के खिलाफ सेटलमेंट करना था और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रुपया चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप चूंकि आपको एक तरफा फैसला चाहिए, आपको प्रेशर बनाना है, इसलिए आपने ये मुकदमा दाखिल कर दिया। बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पॉक्सो का केस था वो खारिज कर दिया है। इस पूरे जजमेंट पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। विकास गुप्ता साहब को आप पहले से जानते हैं, लीगल रिपोर्टर में लगातार मैट्रिमोनियल के दुरुपयोग को लेकर वो हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर है और पिछले 3 दशक से ज्यादा का क्रिमिनल लॉ का अनुभव है। पूरे देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट में आप लगातार जा रहे हैं। विकास सर, अगर इस जजमेंट को देखें तो 3-4 पॉइंट पे हम आपसे बातचीत करेंगे। पहला, कि कैसे मैट्रिमोनियल लॉस का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, बच्चियों को आगे किया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों को पिता के खिलाफ वो भी, कि जिससे कि सेटलमेंट रुपया ज्यादा मिले। तीसरा, वकीलों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। चौथा, अगर इसी तरह का झूठा मामला हो तब आप क्या करें। विकास सर, सबसे पहले तो इस जजमेंट पे आपकी हम विशेष टिप्पणी चाहते हैं, क्योंकि 50 पेज का आपने जजमेंट थॉरोली उसका अध्ययन किया है। विकास साहब, देखिए कि विप्लव, आप ये मानेंगे कि हमारे देश में शादी एक सैक्रोसेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है। एक ऐसा जंग जंग का रिश्ता माना जाता है और एक सैक्रोसेंट रिलेशनशिप है। निरंतर कई पिछले 18 महीने में, 24 महीने में हमने कई बार शोज भी इस बात पे किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है और लॉ कमीशन को भी हिदायत दी है, रिक्वेस्ट करा है, सजेशन, उनको रिपोर्ट भेजी है कि आप क्रूएल्टी के सेक्शन को, जो अब नया बीएनएस बनाया था, उसमें से हटा दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जो पुराने आईपीसी में था हूबहू वही बीएनएस में अब फिर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि पूरी फैमिली को आप इस तरह से स्वीपिंग एलिगेशंस में आप लपेट रहे हैं। जो रिलेटिव्स बहुत दूर दूर 200, 400, 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिशियल और प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन स्टैट्यूट में था, ये एक बेनिफिशियल और प्रोटेक्टिव था, उसका दुरुपयोग किसी और को हानि पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। संभवतः अचिन गुप्ता में और फिर आगे की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बहुत बड़ा दायित्व वकीलों का भी बनता है कि आप मनगढ़ंत एलिगेशंस ना लगाएं, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप अगर टूट गया तो वो वापस अगर जुड़ने की स्थिति भी होगी तो कभी जुड़ नहीं पाएगा। और इससे एक और जो मैं पॉक्सो में आने से पहले विप्लव एक बात कहना चाहूंगा कि समाज में क्या संदेश जा रहा है, कि क्या आने वाले वक्त में इतना इसका इतना दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत डरते मन से, और आज भी वो बहुत डरते मन से अपने बच्चों की शादियां कर पाएंगे, कि उन्हें नहीं मालूम कि 50-60 साल का जो उनका जीवन था, जो एक सुखद जीवन था, वो किस तरह एक नाइटमेयर में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि अभी आपने जैसे ये कहा भी कि हमारे यहाँ पे जहाँ 3.5-4 करोड़ केसेस विलंब कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो एक प्रोसेस, जो क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में ही एक पनिशमेंट है। और ये आप बड़े बड़े नहीं बढ़ेगा, मतलब ये मुकदमेबाजी क्यों नहीं बढ़ेंगे जब इस तरह के मैट्रिमोनियल केसेस आएंगे, जहां हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा है, जहां हस्बैंड वाइफ के बीच में बनी नहीं है, वहां 10-10 मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ है। और 8वां मुकदमा, जो सीरियल नंबर 8 है मुकदमे का, वो 2024 में पति के और फूफा के खिलाफ इसलिए लिखा दिया गया क्योंकि अभी अंतिम हथियार बचा था। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप कल्पना करें कि ये 14 साल की बच्ची अपने पिता के खिलाफ, 14 साल ऐसी कम उम्र नहीं होती कि बच्ची समझे नहीं कि वो क्या करने जा रही है। मतलब उसकी मां ने उसके दिमाग में किस तरह का जहर घोला होगा कि 14 साल की बच्ची अपने पिता के खिलाफ पॉक्सो का रेप का मुकदमा दर्ज करती है। वो यहां ये लिखाती है कि मुझे ब्लू फिल्म दिखाई जाती थी, मेरे पिता मेरे साथ सेक्स करते थे, मैं अपने अपने बुआ फूफा क्या रहने गई तो मेरे फूफा ने भी मेरे साथ यही किया। आप कल्पना करिए कि ये रिश्तों की कैसी धज्जियां उड़ रही हैं। पति पत्नी के रिश्ते की तो उड़ी थी, पिता और बेटी के बीच और एक फूफा और उसकी भतीजी के बीच रिश्तों को तार तार कर दिया, क्योंकि आपका मोटो अलग था। विकास सर, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं कि ये कौन सा ट्रेंड शुरू हुआ है कि आपको चूंकि जीतना है, आपको रुपया लेना है, इसलिए आप कुछ भी मुकदमा लिखा दो। विप्लव, अगर इसी जजमेंट में देखें और भी बाकी जजमेंट्स में देखें, तो पॉक्सो का दुरुपयोग इस मैट्रिमोनियल विवाद के अलावा भी, जो जजमेंट में आई बातें कि आप नेबरहुड में हैं, आप मोहल्ले में साथ रहते हैं,
या पारिवारिक दुश्मनी है या समाज में कोई है, तो किस तरह से जो एक प्रोटेक्टिव और बेनिफिशियल लेजिस्लेशन था बच्चों के लिए कि बच्चों के प्रिवेंशन के कि उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम ना हो, कोई उनके खिलाफ ऑफेंस ना कमिट किया जाए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस स्टैट्यूट को बनाया गया और किस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहा है, हम निरंतर विप्लव इनको कचहरियों में देख रहे हैं और कई जजेस इस बात पे लेकर के सेंसिटिव हैं और कई नहीं हैं। तो वही मैं कि आपने अगर एक झूठी कंप्लेंट मात्र विक्टिम का स्टेटमेंट ही इनफ है अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड सोसाइटी में बनता जा रहा है कि पॉक्सो की वो धाराएँ, क्योंकि विप्लव आप समझने की बात ये है कि 17 साल 11 महीने 29 दिन का बच्चा माइनर में हो गया और वही 1 दिन बाद 18, तो आप उस लाइन से इधर हैं और एक कदम उधर बढ़ाइए तो आप लाइन के आप मेजर हो गए। तो कहीं न कहीं बहुत भयंकर रूप से पॉक्सो का दुरुपयोग किया जा रहा है और मैं ये भी एक विप्लव आपको अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि एफआईआर के बाद उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स जो 164 के बयान हैं, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में इतनी भयंकर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, जिसको लेकर के भी कोर्ट्स काफ़ी चिंतित हैं। और विप्लव ये बात समझने की है कि अगर एक 5 साल की बच्ची इम्प्रूवमेंट कर रही है और वो अब भूल गई अगर एफआईआर के टाइम पे लिखवाना, वो समझ में आ सकता है। लेकिन जहाँ पे विक्टिम 17-18 साल से बस कुछ दिन पहले के हैं, वहाँ पे अगर आप रेप के चार्जेस 164 में या सब्सिक्वेंट अपने इम्प्रूवमेंट स्टेटमेंट्स में आप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं साफ दर्शा रहा है कि आप इस लेजिस्लेशन का, इस जो स्टैट्यूट का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास सर, जो इम्पोर्टेंट बात है इस जजमेंट की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें ये देखें कि इसके पीछे का मोटो क्या है। अदालतें रेप और पॉक्सो, मतलब आप कल्पना करें कि ये कानून क्यों बनाए गए थे। जो बात विकास गुप्ता साहब बार बार कह रहे थे, बड़ा बेनिफिशियल वो था, लेजिस्लेशन था। क्यों बनाया गया? महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। आप रेप पॉक्सो का आप मुकदमा करते हैं, क्या कंडीशन होती होगी उस आदमी की, है ना? जिसने किया है वो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन आप कल्पना करिए कि अदालत, सुप्रीम, देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि साहब रेप और पॉक्सो के केसेस के पीछे की एक बार स्टोरी जरूर जान ले, कि पता चला ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा था, या पड़ोसी पड़ोसी का विवाद है, या लेन देन का विवाद है, आपने उठाया, पॉक्सो बनाया और लगा दिया। आप कल्पना करें उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा। कोई भी अगर दर्शक जिसके, जो हमें देख रहा है, जिसके खिलाफ पॉक्सो रेप का एफआईआर एक बार दर्ज, केवल एफआईआर, मीडिया का तो आप हाल जानते ही हैं, आजकल तो एलिगेशन पे धज्जी उड़ाना शुरू कर देते हैं आपके चरित्र की। मतलब वो 50 साल उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकता। विकास सर, जो इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कहा कि निचली अदालतें, हाईकोर्ट भी कॉशियस रहें। आप देखें तो कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है। विकास सर, विप्लव, एक बात मैं बड़े इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा और बेसिस ऑन द 2 जजमेंट, मोहम्मद अली वाली जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले क्या होता था कि टेक द एलिगेशंस एज़ दे आर, इफ इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफेंस तो आप एफआईआर को क्वॉश कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि रीड बिटवीन द लाइन्स, कि मंशा देखिए कि लिखना क्या, लिखा हुआ क्या है, क्योंकि क्या है कि लॉयर्स कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो कोई भी लीगल लूपहोल नहीं छोड़ेंगे उसके। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है रीड बिटवीन द लाइन्स, ये दायित्व वो हाई कोर्ट और नीचे की अदालतों पे देते हैं। दूसरी एक और बहुत जस्टिस मनमोहन की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्ट्रेशन होनी चाहिए और 2 स्टेजेस पे होनी चाहिए, कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे होनी चाहिए और कॉग्निजेंस की स्टेज पे होनी चाहिए या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है विप्लव, की जो भी सेंसिटिव ऐसे कोई भी मैटर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ फिल्ट्रेशन करने की कोशिश भी नहीं करते और वो डायरेक्ट आकर के चार्जशीट फाइल कर देते हैं। अब दायित्व कोर्ट पे आता है। माना कि कॉग्निजेंस की स्टेज पे आपको प्राइमा फेसाई देखना है, आपने कॉग्निजेंस ले ली, लेकिन जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि ग्रेव सस्पेशन हो तभी आप चार्ज फ्रेम करके उसे ट्रायल पे भेजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अदालतों में जा रहे हैं तो वो कोई ऐसा एफर्ट ही नहीं हो रहा है, पीपी ऐसा कोई ग्रेव मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि जो सफिशिएंट होना चाहिए अक्यूज को के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए। और ये दायित्व मुझे लगता है कि डिफेंस काउंसिल का भी बनता है कि जब वो डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कर रहे हैं तो उन्हें वो दिखाना चाहिए कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो ग्रेव सस्पेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। विकास सर, जो अभी हाल फिलहाल ही हमारे एक एडवोकेट फ्रेंड ने एक मुकदमा लड़ा और उसमें रेप का ही झूठा एलिगेशन था, संबंध थे, रिलेशनशिप थे, नहीं बनी तो रेप लगा दिया। हालांकि उस व्यक्ति को 11 साल लग गए पटियाला हाउस कोर्ट से डिस्चार्ज होने में, 11 साल का वक्त है।
और विकास सर, महत्वपूर्ण ये है कि ये 11 साल कौन वापस करेगा उसे? भारत की कौन सी जुडिशियल व्यवस्था, कौन सा कानून, कौन सी संसद, कौन देश के सांसद और विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री, कौन 11 साल उसको लौटा देंगे? जरा मुझे ये बता दें। मतलब मेरे को लगता है कि ये दायित्व तो बाकी एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके खुद जुडिशरी का ये है। आप ये देखिए कि एनडीपीएस में, यूएपीए में आप ट्रायल ही उतने टाइम में कंप्लीट करते हैं जितनी मैक्सिमम सजा होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन का भी ये है होता है कि वो केस जीते या ना जीते, लेकिन वो जहाँ पे उन्होंने सोच लिया कि अक्यूज्ड है उसको वो उतनी सजा दिलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपने एक लंबी लिस्ट, फेरिस लिस्ट ऑफ विटनेसेस की बना देते हैं। वो विटनेस लिस्ट ऑफ विटनेसेस कंप्लीट करते करते 5 साल, 7 साल, 8 साल हो जाते हैं और निरंतर उनकी एडजमेंट्स आती रहती हैं जब उनके कमजोर केसेस होते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो मुझे लगता है प्राकृतिक न्याय की तरफ जा रहे होते हैं, रादर देन ऑन बेसिस ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। विकास सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप और आपके प्रोफेशन, मतलब आपका मतलब आपके प्रोफेशन पे एक बड़ा सवाल उठाया है इसी जजमेंट में, और कहा लीगल प्रैक्टिशनर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप मानते हैं कि इस मामले में जहां मान लीजिए कि पत्नी को ये सलाह भी दी वकील ने कि एक काम करो, 14 साल की अपनी बच्ची से अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा लिखा दो, पॉक्सो का मुकदमा होगा तो प्रेशर में आ जाएगा, रुपया ज्यादा देगा। अब यहां इस कंडीशन में मैं दो बातें आपसे समझना चाहता हूं। बतौर प्रैक्टिशनर लॉयर आपकी कितनी जिम्मेदारी है, और ये जो क्लाइंट भी चाहता है ना, वो भी तो चाहता है, वादी भी तो चाहता है। अब आप कहोगे कि लाखों मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है, ऐसे ही मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है, 10-10 साल चल रहे हैं मुकदमे। तो आपकी क्या बड़ी जिम्मेदारी है, उस पर जरा थोड़ा सा बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दिया। विप्लव, अगर आप अचिन गुप्ता वाली जजमेंट देखेंगे, अब ये ईश्वर चंद शर्मा में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही अचिन गुप्ता को कोट करते हुए। अचिन गुप्ता ने कहा कि ये वकीलों का, लीगल प्रैक्टिशनर्स का एक बहुत मॉडल ग्राउंड भी है। आप प्रोफेशनल ग्राउंड के साथ साथ एक मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप झूठे एलिगेशंस कंप्लेंट में ड्राफ्ट ना करें। मतलब तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल लॉयर्स का, विप्लव, मैं पूरी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तबका है वकीलों का जो झूठी कंप्लेन लिख रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा छोटा तबका भी नहीं है जो झूठी कंप्लेन्स के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक मॉरल कॉन्शियस डिसीजन है। हर इंडिविजुअल लॉयर का अपना अस्तित्व और अपनी मर्यादा और अपनी इंटेग्रिटी का सवाल उठता है। और जहाँ तक हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि कम से कम लिटिगेशन और मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में अगर सेटलमेंट हो करके अपने अपने रास्ते जाएं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल किसी के साथ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपका दायित्व बनता है कि अगर आप पार्ट हो रहे हैं तो आप आराम से, बिना इतनी जिद्दोजहद करे, आप पार्ट हो पाएं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट है वो तो निश्चित रूप से वकील साहब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये देखें, और कम से कम एक मॉरल जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि कम से कम इस तरह के गंदगी में ना जाएं। ठीक है, कोई हारेगा कोई जीतेगा अलग बात है, लेकिन एक एक क्लाइंट को अगर आप ये सलाह दे रहे हो, मान लेट अस कंसीडर के इस मामले में अगर उनको ये सलाह दी गई, मुझे नहीं पता दी गई कि नहीं, या महिला ने खुद ही इनिशिएट लिया कि भाई जब कुछ नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, 14 साल की बच्ची को यूज करते हैं, उससे मुकदमा लिखा दो तो और ज्यादा प्रेशर में आएगा। 20 साल तक की सजा का प्रावधान है साहब, पॉक्सो मजाक नहीं है। और आपने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में पॉक्सो को जड़ से खत्म किया, तो आप ये सोचिए कि पॉक्सो के कितने मामलों को आज जो एक्चुअल मामले, उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह देखा जाएगा। विकास सर, जो इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही कि प्रोसेस ऑफ लॉ का आप एब्यूज और प्रोसेस ऑफ लॉ, आप उसको यूज गलत नहीं कर सकते हैं। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है बहनलाल का, उसका सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोट अनकोट भी किया और प्रयोग भी किया। एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे ये जजमेंट क्या है और क्या कहता है। विप्लव, क्वेश्चन के उन्होंने भजनलाल में प्रिंसिपल्स हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एलिगेशंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और डज नॉट मेक आउट ऑफेंस तो आप कर सकते हैं, विंडिक्टिव हैं तो आप कर सकते हैं, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप कानून का गलत इस्तेमाल करके, जिस तरह से इस केस में है कि आप झूठे एलिगेशंस लगा करके अगर, और पॉक्सो की धाराओं में आप
विरोधी को फंसाना चाहते हैं, तो ये अब्यूज है। प्रोसेस ऑफ लॉ है कि एक आरोपी को दंड दिया जाए, ये लॉ है। लेकिन एक इनोसेंट को आप झूठे फंसा करके कर रहे हैं, तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और इंपॉर्टेंट बात है विप्लव, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, कि डिस्चार्ज और क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट में जो महत्वपूर्ण फर्क है, डिस्चार्ज में आप वही सारी ग्राउंड्स ले सकते हैं, लेकिन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आता। तो क्वॉशिंग ऑफ ए चार्जशीट इज अ लार्जर एम्पलीट्यूड। कई आपके दर्शक ये पूछते हैं कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो क्या हमें डिस्चार्ज में ही ट्रायल कोर्ट में करना चाहिए, क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट पे आना चाहिए? तो मैं उन सबके लिए कहना चाहूंगा कि जहां पे उन्हें लगता है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उन्हें क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट सीधे हाई कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो एक वाइडर रेंज है जहां पे उन्हें संभवतः ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें जो पॉक्सो के झूठे मुकदमे की तो तार तार उन्होंने कर दिया, क्योंकि कहा कि प्राइमा फेसाई उसके साथ कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मेडिकल एविडेंस नहीं है, आप केवल आरोप लगा के आ रहे हैं। विकास सर, आप तो क्रिमिनल लॉयर है, पॉक्सो जैसे केसेस को दाखिल करने और उसको प्राइमरी उसके लिए क्या कंटेंट की जरूरत होती है, जो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा जी? विप्लव, आप ये देखिए कि कोई भी एक केस अलग अलग फैक्ट्स पे है, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। और विक्टिम की उम्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो के केस में अगर आप रेप का एलिगेशन लगा रहे हैं, बच्चा बड़ा है, तो मुझे लगता है मेडिकल एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा सोच है। कोलैबोरेटिव एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेप का इंसिडेंट आज हुआ है और कंप्लेंट 2 साल बाद रजिस्टर की जा रही है, तो आपके पास कोई मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस तो बचेगा नहीं। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ की साथ कोलैबोरेटिव एविडेंस भी। विप्लव, इस ये केस एक अलग स्टैंड आउट केस होता है। ये एफआईआर के, ये ईश्वर चंद शर्मा वाला जो केस है, ये एफआईआर पे बेस्ड नहीं है, ये कंप्लेंट पे बेस्ड है। कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेके समनिंग करने में आपको विक्टिम को और उसके किसी विटनेस को एग्जामिन करना होता है। अब जब मैजिस्ट्रेट ने उनको एग्जामिन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हूबहू दोनों के स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, सेंटेंस बाय सेंटेंस सेम निकले। तो सुप्रीम कोर्ट को इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर कोलैबोरेटिव एविडेंस कि और कोई तारीख का, दिन का, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है क्रिमिनल लॉ में। विप्लव, टाइमलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कौन क्या थे, कोलैबोरेटिव एविडेंस क्या है, क्योंकि हर बार आपके पास कोई आई विटनेस तो नहीं मिलेगा। एक बात होती है आई विटनेस नहीं हुआ अगर बच्ची का रेप हुआ। सेकेंडली, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड 2 years ago, तो आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका स्टेटमेंट और कोलैबोरेटिव एविडेंस के बेसिस पे भी अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना कोई कोलैबोरेटिव एविडेंस है, और मोर ओवर ये कंप्लेंट केस है, तो कंप्लेंट केस में माँ और बेटी का स्टेटमेंट एकदम सेम आ रहा है। तो इट डिड नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के स्कोर को सेटल करने का एक तरीका सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हथियार बनाया जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। नहीं, इम्पोर्टेंट बात जो विकास सर ने कहा कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि कंप्लेनेंट का, महिला का, उसकी बच्ची जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, और दोनों का पुलिस और मजिस्ट्रेट, तीनों बिल्कुल सिमिलर वर्ड बिटम एक दूसरे के आ रहे थे। उन्होंने कहा ये संभव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे अंतर होता है। अब मेरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ ये समझने वाली है कि जब इस बच्ची का यूज किया जा रहा था, तो माँ ने एक तरह से पिता के खिलाफ जो जहर घोला, उसने कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ाया। तो जहरी था ना, बच्ची के दिमाग में उसको डाला गया था। पेरिनेंटल एलिनेशन सिंड्रोम। सर, विकास सर, इससे पहले भी आप ये लगातार ये बात कह चुके हैं कि कभी कभी मैट्रिमोनियल केसेस में बच्ची मतलब एक दंपत्ति, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बच्चों के मन में दूसरे के प्रति इतनी घृणा भर देते हैं, जिसको पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम कहा गया। क्या इस केस में आप ये व्यवस्था देख रहे हैं?
हाँ, विप्लव, जबकि मैं शुरुआत में ये बात कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पैरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम को अज़्यूम नहीं करना चाहिए, कि अगर बच्ची एक सपोज़ माँ के पास रह रही है और वो पिता के खिलाफ बोल रही है, तो उन्होंने को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये अज़्यूम नहीं करना चाहिए माँ ने उसके खिलाफ ज़हर भरा है, इसलिए वो पिता से से अलग है। लेकिन ये केस अगर सामने देखते हैं विप्लव, तो ये लगता है कि ये पैरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम से ज़्यादा ट्यूटर्ड और ज़्यादा केस है। जी जी कि बच्ची को इतना डॉक्ट्रिन कर दिया, उसके दिमाग पे इतनी हावी हो गई माँ कि उस वो अपने पिता के खिलाफ बिना सोचे समझे कि व्हाट इट विल लीड टू कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि विप्लव ये बात समझने की है कि ये ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो ये पूरा प्रतिबिंब समाज का प्रतिबिंब बन जाते हैं, मतलब हम्म समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कानून के साथ साथ आप समाज में क्या संदेश भेज रहे हैं, क्या पिता के साथ एक पुत्री सेफ है या नहीं है। जहाँ जिन शास्त्रों में माना है कि पिता पुत्री का सबसे बड़ा संरक्षक है, हमारे शास्त्रों में यही मान के चले हैं विप्लव। तो और जब आप इन एलिगेशंस को लेकर के जा रहे हैं, तो अब जो पूरा सोसाइटी का फाउंडेशन है, आप उसको शेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कई बार कहते हैं कि अगर गुरु ने या धर्म गुरु ने कोई अगर रेप किया है, तो वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट कैटेगरी माना जाता है, क्योंकि आपने उन पे जाके सब कुछ समर्पण कर दिया। और वो जब उसका उस समर्पण का आप पे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो माना जाता है कि एक नॉर्मल रेप और एक गुरु के रेप में ज़मीन आसमान का फ़र्क माना जाता है। इसी तरह आप और किसी भाई, बंधु, किसी और से एक पिता का दर्जा बहुत ज़्यादा ऊँचा है। और जब आप एलिगेशन ऐसे लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सोसाइटी विल हैव टू, एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल ऑल हैव टू पॉज़ एंड थिंक। हमें पॉज़ करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम समाज को, राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। विकास सर, मैं उस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ जब पिता और फूफा को सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन मैं उस बात की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि वो पिता और फूफा उस बच्ची से कैसे सामना करें और वो बच्ची उनसे कैसे सामना करे। अरे कभी ना कभी तो एक दूसरे से टकराएंगे, कहीं तो मिलेंगे। आखिर पिता है, सगा फूफा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पर उस ग्रेविटी को, मतलब क्या, कैसे आप देख रहे हैं, मतलब इस बात को, अगर इसी जजमेंट को लिया जाए। विप्लव, इसमें मुझे लगता है समाज में वही जिस मैंने अभी जो आपको अभी कहा कि इसमें जो सबसे बड़े सफ़रर बन करके निकलेंगे, ना वो फूफा निकलेंगे, ना मामा निकलेंगे, ना मदर निकलेंगे, वो पत पिता और पुत्री का जो संबंध है, मुझे हाँ, लगता है वो एक सबसे बड़े सफ़रर हैं। और इस जजमेंट के आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो एक जो एक इर्रेपरेबल लॉस जो हो चुका है उस रिश्ते में, क्योंकि बच्ची आज हो सकता है उसकी गहराई, ग्रेविटी को ना समझ पाई हो कहने पे, लेकिन जब वो 16 साल या 18 साल की होगी और ज़्यादा पढ़ेगी, समझेगी बातों को, तो वो खुद एनालाइज़ करके, मुझे नहीं लगता कि पिता और पुत्री दोनों क्षमा बोध से कैसे आपस में, और बिना कुछ करे हुए, गलत करे हुए। जी जी क्षमा बोध तो होता है कि कुछ आपने गलत किया और तब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो पटल पे बात आ रही है कि बिना गलती करे हुए भी उस क्षमा बोध से आप कैसे निकल पाएँगे, मैं इस बात को जान नहीं सकता। एक लास्ट उस पिता के पास, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो जैसे केस को तो जड़ से खत्म कर दिया, उस पिता के पास इस औरत को लेकर, मतलब अपनी पत्नी को लेकर, क्या कानूनी विकल्प बचता है जो जिसने कई साल उसको मजबूर किया कि वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना झेले। तो विकास सर, आप क्या एडवाइस करेंगे अगर वो पिता आपको देख रहा। मतलब अगर वो यही है कि आईपीसी में, बीएनएस में भी प्रावधान दिए हुए हैं कि झूठी कंप्लेंट फाइल करी है, झूठा एविडेंस दिया है, तो उसके खिलाफ सज़ा है। पर आप मुझे बताइए, मतलब विप्लव, आप भी कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट को कवर जी करते आए हैं। आप मुझे कितने केसेस दिखाएँगे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन स्टेट के खिलाफ या डिपार्टमेंट्स, ईडी के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ या प्राइवेट पार्टीज़ में, अब मैं आ जाऊँ, आपने कितने केसेस देखे हैं कि किसी ने आकर के मुड़ कर के कंप्लेंट डाली है? जिस प्रोसेस से वो 8 साल, 10 साल, 15 साल जूझ चुके होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो किसी इस सिस्टम पे, जिस सिस्टम ने उसको रौंद दिया है बुरी तरह से, उस सिस्टम पे विश्वास करके वो वापस आ सकता है? फिर भी जो कानूनी विकल्प है वो क्या हो सकता है। विप्लव, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से आईपीसी और बीएनएस में झूठी कंप्लेंट, झूठे एविडेंस देने के खिलाफ सज़ाएँ हैं, आप जाइए मजिस्ट्रेट पे कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराइए। मजिस्ट्रेट जब उसको देखेगा कि ये झूठी एविडेंस और झूठी कंप्लेंट गई है, तभी वो कंप्लेंट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए निर्देश देंगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि 10 के बाद 11वां मुकदमा हो जाएगा।
फिर एक नया मुकदमा हो गया। और आदमी, विकास सर आपने कुछ हद तक बात तो बिल्कुल सही कही है कि जो 10 साल की प्रताड़ना व्यक्ति झेल के आया है, वो अब क्यों चाहेगा कि उसको लगेगा कि अरे जो खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है। हालांकि यही प्रॉब्लम है इस देश में, इसीलिए ये ना मुकदमे, झूठे मुकदमे कम हो रहे हैं और ना अदालतों पे जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि वो लगातार चेन बनी हुई है। आप झूठे मुकदमे कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन होता नहीं है। जब एक्शन नहीं होता है तो लोगों की और हिम्मत बढ़ती है, लोग और ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं। हर हर दूसरे तीसरे चौथे घर में तो मैट्रिमोनियल के केसेस चल रहे हैं, और एक एक नहीं पूरे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैट्रिमोनियल बुके आ रहा है, पूरे बुके 498 डीवी 125, मारपीट 377 326 323, पूरा बुके बनाया जा रहा है। यहाँ भी 10-10 केसेस एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन बहरहाल, जो अंत भला तो सब भला, सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो जैसे केस में बरी किया। मैं अपने सभी दर्शकों को जो हमको देख रहे हैं और विकास गुप्ता साहब की जिन्होंने बात सुनी है, गिरे, लेकिन इतना भी ना गिरे कि 14 साल और 13 साल और 12 साल की बच्चियों को यूज करने लगे उनके पिता के खिलाफ। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।